हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। हम लोग कर रहे हैं हायर परचेज और लास्ट वीडियो में हमने स्टार्ट किया था रीपोसेशन ऑफ गुड्स। फटाफट से इसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि रीपोसेशन का मतलब क्या होता है। कि जब बायर डिफ़ॉल्ट करता है इंस्टॉलमेंट्स को पे करने में, यानी कि जब हमारा जो हायर परचेजर होता है वो इंस्टॉलमेंट्स को टाइम पे नहीं करता, इन दैट केस सेलर जो है यानी कि हायर वेंडर जो है अपनी एसेट्स का, अपने स्टॉक को वापस से उसका पोजेशन वापस ले लेता है। यानी कि वापस से अपना स्टॉक जो है वो बायर के घर से उठा के अपनी शॉप पे ले जाता है, जिसे हम बोलते हैं रीपोजेशन। यानी कि जब बायर ने अपनी इंस्टॉलमेंट्स को टाइम पे नहीं किया, इन दैट केस सेलर ने सारी अपनी एसेट्स जो थी वो वापस ले जाता है, और जो भी अमाउंट अभी तक हायर परचेजर ने पे किया होता है एज एन इंस्टॉलमेंट्स और एज अ डाउन पेमेंट, उन सबको हायर चार्जेस मान के सेलर अपने पास रखता है। कोई भी अमाउंट बायर को वापस नहीं होता। तो ये होता था हमारा रिपोसेशन ऑफ गुड्स। रिपोसेशन में हमने दो टाइप्स के रिपोसेशन की बात की थी, एक होता है फुल रिपोसेशन और एक होता है पार्शियल। फुल रिपोसेशन में क्या होता है कि जितने भी गुड्स सेलर अपने हायर परचेजर को सेल करता है हायर परचेज अग्रीमेंट के अंदर, वो उन सबको वापस ले आता है। यानी कि अगर उसने 4 जो गुड्स हैं वो सेल किए हैं हायर परचेज के अंदर बायर को, तो इन दैट केस चारों के चारों गुड्स वो अपने पास वापस ले आएगा। तो ये होता है फुल रिपोसेशन। और फुल रिपोसेशन में जो भी अकाउंट्स होता है हायर वेंडर यानी कि हायर सेलर का, एज वेल एज जो एसेट का अकाउंट होता है वो सारा क्लोज हो जाता है बुक्स के अंदर। क्योंकि जब सेलर अपनी एसेट को उठा के वापस ले जाएगा तो ना तो अब हमें सेलर को कोई अमाउंट पे करना है, तो सेलर का अकाउंट भी क्लोज हो जाएगा, और ना ही अब हमारे पास वो एसेट होगी, तो इसलिए एसेट अकाउंट को भी हम क्लोज कर देंगे, और जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा वो हमारे P&L अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। आज हम करेंगे पार्शियल रिपोसेशन। पार्शियल रिपोसेशन में क्या होता है कि सेलर सारे गुड्स वापस नहीं लेके जाता, लेकिन कुछ गुड्स को ले जाता है और कुछ गुड्स बायर के पास छोड़ देता है। फॉर एग्जाम्पल 3 गुड्स अगर सेल किए थे हायर परचेज अग्रीमेंट के अंदर सेलर ने बायर को, तो 3 में से 2 जो है वो वापस ले जाएगा और 1 को वापस छोड़ देगा। तो ये होता है पार्शियल रिपोसेशन, यानी कि सारे गुड्स का पोजेशन वापस नहीं लिया, कुछ गुड्स को वापस ले गया और कुछ गुड्स जो है वो बायर के पास वापस छोड़ दिए। ऐसा क्यों होता है कि वो वापस ले जाता है? बायर ये कहता है कि सर मुझे 3 गुड्स की इंस्टॉलमेंट नहीं भर सकता, मुझे लग रहा था कि मेरा बिजनेस अच्छा वर्क करेगा तो मैंने 3 ट्रक्स लिए थे आपसे हायर परचेज पर, और मुझे लग रहा था कि मेरा बिजनेस अच्छा चलेगा तो मैं सारी इंस्टॉलमेंट्स पे कर दूंगा टाइम पर, बट मेरा बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा तो मैं तीनों इंस्टॉलमेंट्स पे नहीं कर सकता। तो आप एक काम कीजिए, मुझे 1 ट्रक जो है वो वापस मेरे पास छोड़ जाइए और 2 ट्रक आप अपने वापस ले जाइए, क्योंकि मैं 1 ट्रक की इंस्टॉलमेंट तो भर सकता हूँ लेकिन बाकी की 2 ट्रक की इंस्टॉलमेंट्स नहीं भर सकता। तो यही होता है पार्शियल रिपोसेशन, कि जब सेलर जो है वो अपने सारे गुड्स में से कुछ गुड्स को वापस ले जाता है और कुछ गुड्स छोड़ जाता है, तो हम इसे बोलते हैं पार्शियल रिपोसेशन। और पार्शियल रिपोसेशन में ना तो सेलर का अकाउंट क्लोज होगा और ना ही हमारी एसेट का अकाउंट क्लोज होगा, क्योंकि अभी हमारे पास एक एसेट तो है इसलिए अकाउंट भी रहेगा मेरे पास एसेट का, और मुझे एक ही एसेट की भले इंस्टॉलमेंट पे करनी है तो इसलिए मेरे पास सेलर का अकाउंट भी ओपन रहेगा। तो यानी कि पार्शियल रिपोसेशन में सेलर का अकाउंट भी क्लोज नहीं होता हायर वेंडर का, और मेरे पास जो एसेट हमने परचेज किया है उसका अकाउंट भी क्लोज नहीं होता। तो यही डिफरेंस है पार्शियल में और फुल में। फुल पोसेशन में हम सारे अकाउंट्स क्लोज कर देते हैं अपनी बुक्स में, और पार्शियल रिपोसेशन में हमारा कोई भी अकाउंट क्लोज नहीं होता। तो चलिए अब इसको क्वेश्चन से समझते हैं तो हमें समझ में आएगा कि किस तरीके से इसका ट्रीटमेंट करना होता है। तो देखिए इलस्ट्रेशन नंबर 17 करेंगे आज। और इलस्ट्रेशन नंबर 17 में बोला है कि ऑन 1 जनवरी 2018 एक्स ने एक टेलीविजन डीलर से बॉट किए हैं 5 टेलीविजन सेट्स। तो यानी कि यहाँ पे उसने कितने गुड्स बाय किए हैं? 5 टीवी सेट्स उसने बाय किए हैं डॉल्फिया टेलीविजन कंपनी से हायर परचेज सिस्टम पे। एंड क्रैश प्राइस जो है हर सेट का वो 20,000 रुपीज़ है। तो 5 सेट्स बाय किए हैं तो 20,000 इंटू 5 हो जाएगा हमारा। इट वॉज अग्रीड दैट 25,000 शुड बी पेड इमीडिएटली। तो डाउन पेमेंट हमारा 25,000 है, पांचों सेट्स का मिला के 25,000 है। एंड द बैलेंस इन द 3 इंस्टॉलमेंट्स ऑफ 30,000 ईच, और बाकी का हमें इंस्टॉलमेंट्स में पे करना है 30,000 ईच एट द एंड ऑफ ईच ईयर। टेलीविजन कंपनी जो है वो 10% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट चार्ज करती है। द बायर डेप्रिशिएट्स टीवी सेट्स एट 20% डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। तो जो बायर है वो 20% पर अपना डेप्रिसिएशन चार्ज करता है WDV मेथड से। एक्स ने डाउन पेमेंट कर दिया एंड 2 इंस्टॉलमेंट्स पे कर दी है, बट फेल टू पे द लास्ट इंस्टॉलमेंट। यानी कि 3 इंस्टॉलमेंट्स की बात हुई थी, 3 में से 2 उसने पे कर दी, लास्ट इंस्टॉलमेंट में उसने डिफॉल्ट किया है, उसने लास्ट इंस्टॉलमेंट पे नहीं किया। कंसिक्वेंटली द टेलीविजन कंपनी रीपोजेस 3 सेट्स। अब इसकी वजह से जो कंपनी है उन्हें 3 सेट्स तो वो वापस लेगी टीवी के, एंड लिविंग 2 सेट्स विद द बायर, और उसने 2 सेट्स बायर के पास छोड़ दिए। एंड एडजस्टिंग द वैल्यू ऑफ द 3 सेट्स अगेंस्ट द अमाउंट ड्यू,
और जो भी 3 सेट्स की वैल्यू थी उसको वो यूज़ करेगा जितना भी अमाउंट ड्यू है उसके अगेंस्ट सेट ऑफ करने के लिए। द सेट्स रिपोजेस्ड वर वैल्यूड ऑन द बेसिस ऑफ 30% डेप्रिसिएशन। अब जितने भी सेट्स वो सेलर लेके जाएगा अपने पास तो वो अपने ही अकॉर्डिंग डेप्रिसिएशन लगाता है, और उसने बोला कि मैं 30% डेप्रिसिएशन के अकॉर्डिंग उसके ऊपर चार्ज करूंगा WDV। द सेट्स रिपोजेस्ड वर सोल्ड बाय डॉल्फिया टेलीविजन कंपनी। अब जो तीनों सेट वो डॉल्फिया कंपनी वापस लेके गई थी अपने पास, उन्होंने उसके ऊपर 5000 का रिपेयर चार्जेस लगाए और उनको सेल कर दिया 30,000 रुपीज़ पे। तो 30,000 रुपीज़ का सेलिंग प्राइस है एंड 5,000 रुपीज़ उसके ऊपर हमने रिपेयर के एक्सपेंसेस किए हैं। ओपन द नेसेसरी लेजर अकाउंट्स इन द बुक्स ऑफ बोथ द पार्टीज़। तो हमें दोनों पार्टीज़ की बुक्स के अंदर हमें लेजर अकाउंट्स प्रिपेयर करने हैं। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो देखिए मैंने कुछ डिटेल्स जो है वो कंपनी की ऑलरेडी लिख के रखी है एंड क्वेश्चन सेज कि कैश प्राइस जो है एक एसेट का 20,000 रुपीज़ है, तो इसको मल्टीप्लाई बाय 5 कर देंगे तो हमें सारे एसेट्स का जितना भी है कैश प्राइस मिल गया कि 1 लाख रुपीज़ का कैश प्राइस है। डाउन पेमेंट उसने 25,000 किया। 3 इंस्टॉलमेंट्स पे करनी है, 30,000 की एक इंस्टॉलमेंट है। अब क्वेश्चन कई बार कन्फ्यूजन होता है कि क्या इस 30,000 पे हमारा इंटरेस्ट इंक्लूड है या नहीं इंक्लूड है। तो देखिए 1 लाख रुपीज़ का पेमेंट था, 1 लाख रुपीज़ का कैश प्राइस था जिसमें से 25 पे हो चुका है, तो बैलेंस कितना बचा 75,000 रुपीज़। और 30,000 की एक इंस्टॉलमेंट है, उसने बोला 3 इंस्टॉलमेंट्स पे करनी है, तो 30,000 की 3 इंस्टॉलमेंट्स पे करेंगे तो 90,000 रुपीज़ वो हमसे मंगा रहा है, तो हमारे पास इंटरेस्ट कितना हो गया 15,000 रुपीज़। यानी कि 30,000 के अंदर ऑलरेडी हमारा इंटरेस्ट इंक्लूड है, तभी तो वो हमसे 90,000 मंगा रहा है, और जबकि बैलेंस मंगाना कितना चाहिए था 75,000 रुपीज़। तो यानी कि 30,000 के अंदर ऑलरेडी इंटरेस्ट इंक्लूड है, आपने इसमें इंटरेस्ट ऐड नहीं करना। और इंटरेस्ट है हमारा 10% पर एनम के अकॉर्डिंग चार्ज होगा। बायर जो है वो डेप्रिसिएशन लगाते हैं 20% WDV, और जो सेलर है वो अपनी बुक्स में डेप्रिसिएशन लगाते हैं 30% WDV। गुड्स रिपोजेस्ट करके गया, 3 वो लेके चला गया, 2 को वापस नहीं लेके गया। तो जिस पे मैंने टिक लगाया है इसका मतलब है कि ये गुड्स वापस चले गए, और जिस पे नहीं लगाया इसका मतलब ये गुड्स वापस नहीं लेके गया, ये अभी हायर परचेजर के पास ही है। 5,000 रुपीज़ उसने स्पेंड किया ऑन रिपेयर एंड सेल कर दिया उनको 30,000 रुपीज़। टोटल जो तीनों सेट्स हैं उन तीनों को 30,000 रुपीज़ में सेल किया। तो पहले हम अपनी कैलकुलेशंस कर लेते हैं जिस तरीके से हम लोग अपना अमाउंट कैलकुलेट करते हैं। तो वही यहाँ पे 0 ईयर आ जाएगा। कितना अमाउंट ड्यू है, तो इनिशियल ईयर में 1 लाख रुपीज़ ड्यू था। डाउन जिस दिन हम अग्रीमेंट करते हैं उस दिन कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं होता, तो कितना आउटस्टैंडिंग है 1 लाख रुपीज़, और हमने कितना पे कर दिया 25,000 रुपीज़ क्योंकि हमारी डाउन पेमेंट थी। उसके बाद ईयर 1 आता है। ईयर 1 में कितना ड्यू रह गया 1 लाख था जिसमें से 25,000 पे हो चुका, सो बैलेंस इज 75,000 रुपीज़। 75,000 के ऊपर कितना इंटरेस्ट वो चार्ज करता है 10% चार्ज करता है, तो 75,000 का 10% निकालेंगे तो आएगा 7,500। तो टोटल हमारा बैलेंस कितना हो गया 82,500 रुपीज़ हमारा बैलेंस हो गया, जिसमें से उसने कितना पे कर दिया 30,000 रुपीज़ वो पे कर देगा क्योंकि इंस्टॉलमेंट्स हमारी 30,000 है जिसमें इंटरेस्ट इंक्लूड है, तो हम 30,000 ही लेंगे, इंटरेस्ट को अलग से इंक्लूड नहीं करना। उसके बाद ईयर 2 आ जाएगा। 82,500 आउटस्टैंडिंग था जिसमें से हमने 30,000 पे कर दिया, तो कितना बैलेंस रह गया 52,500 का हमारे पास बैलेंस रह गया। अब इसके ऊपर हम 10% इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, सो दिस विल बी 5250। इन दोनों को ऐडअप करेंगे तो हमें पता चलेगा टोटल कितना हमारा आउटस्टैंडिंग है, तो ये आ जाएगा 57,750। तो ये हमारा आ गया कितना हमारा टोटल आउटस्टैंडिंग है। अब हमने इंस्टॉलमेंट पे करेंगे सेकेंड, तो 30,000 रुपीज़ की इंस्टॉलमेंट आ जाएगी। फिर थर्ड ईयर आया, इतना आउटस्टैंडिंग था जिसमें से इतना पे कर दिया, तो कितना बैलेंस रह गया 27,750। लास्ट वाले में मैंने बोला था कि 30,000 रुपीज़ का आ जाएगा, तो यहाँ पे जो इंटरेस्ट निकालते हैं वो कैसे निकालते हैं, इसमें से इसको माइनस करके। तो इसमें से आप इसको माइनस करेंगे तो आ जाएगा 2250, एंड आप इन सबको टोटल करेंगे तो आप देखेंगे कि ये 15,000 ही हो जाएगा। तो इन सबको आप टोटल करके देखना, ये 15,000 आएगा। तो यही हमने ऊपर कैलकुलेट किया था, 15,000 का इंटरेस्ट था कि 75,000 का कैश प्राइस था जिसमें से 90,000 वो हमसे इंस्टॉलमेंट्स के थ्रू मंगा रहा है, तो 15,000 वॉज द इंटरेस्ट। तो यहाँ पे भी हमारा 15,000 का इंटरेस्ट आया है। तो इतना काम तो हम पहले भी करते थे, तो चलिए अब इसका अकाउंट बनाना स्टार्ट करते हैं। तो चलिए अकाउंट बनाना स्टार्ट करते हैं।
तो सबसे पहले हम हायर परचेजर की बुक्स में अकाउंट प्रिपेयर करेंगे। तो इन द बुक्स ऑफ एक्स, और एक्स कौन है? हमारा हायर परचेजर है। उसने क्या बाय किया था? टेलीविजन सेट्स बाय किए थे हायर परचेज सिस्टम के ऊपर। तो बायर की बुक्स में आपको पता है 2 अकाउंट बनते हैं, एक हमारी एसेट अकाउंट और दूसरा हमारा हायर वेंडर का। तो पहले हम एसेट का अकाउंट प्रिपेयर करेंगे, और एसेट है टेलीविजन ऑन हायर परचेज अकाउंट। एसेट है हमारे लिए, तो एसेट जब भी इंक्रीज होगी तो डेबिट साइड पे रिकॉर्ड होगा, और जब भी एसेट डिक्रीज होगी तो क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड होगा। तो उसने एसेट को परचेज किया था 2018 में 1 जनवरी को, और किससे परचेज किया था? डॉल्फिया टेलीविजन कंपनी से। तो मैं पूरा नाम नहीं लिख रही, सिर्फ डीटी कंपनी लिख रही हूँ। कैश प्राइस से डेबिट करते हैं, तो 1 लाख रुपीज़ हमारा कैश प्राइस था, तो 1 लाख रुपीज़ यहाँ पे आ जाएगा। एसेट अकाउंट में आपको पता है कोई एंट्री नहीं होती एक्सेप्ट डेप्रिसिएशन, तो सिर्फ हम डेप्रिसिएशन की एंट्री करेंगे। 31 दिसंबर को हम डेप्रिसिएशन चार्ज कर देंगे। सो डेप्रिसिएशन अकाउंट, और डेप्रिसिएशन कितना लगेगा? 1 लाख के ऊपर 20%, क्योंकि WDV मेथड हमें यूज़ करना है। तो 20,000 रुपीज़ यहाँ पे डेप्रिसिएशन आ जाएगा, एंड 31 दिसंबर को हमारे पास बच जाएगा बैलेंस CD। 1 लाख था, 20,000 यहाँ पे आ गया, तो 80,000 इज आर बैलेंस CD। उसके बाद नेक्स्ट ईयर आएगा 2019। 2019 को जो हमारा बैलेंस CD था वो हमारा बैलेंस BD बन जाएगा। तो ये कितना था? 80,000 रुपीज़ था, तो 80,000 यहाँ पे आ जाएगा। वही 31 दिसंबर को हम इसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगा देंगे, तो डेप्रिसिएशन अकाउंट। अब 80,000 का लगेगा हमारा 20%, तो 80,000 का 20% करेंगे तो कितना आ जाएगा? 16,000 रुपीज़। तो 16,000 रुपीज़ हमारा हो जाएगा डेप्रिसिएशन, और 31 दिसंबर को फिर हम निकाल लेंगे अपना बैलेंस CD। इसमें से इसको लेस करेंगे तो दिस विल बी 64,000 रुपीज़, और अकाउंट्स को हम कर देंगे क्लोज। उसके बाद हमारा थर्ड ईयर आएगा। थर्ड ईयर का फिर से हम 2020 का ओपनिंग बैलेंस निकालेंगे 1 जनवरी। बैलेंस BD कितना है? 64,000 रुपीज़, तो 64,000 रुपीज़ डेबिट साइड पे आ गया, और 31 दिसंबर को हमारा डेप्रिसिएशन चार्ज होगा। सो डेप्रिसिएशन अकाउंट 64,000 का 20% करेंगे तो ये आ जाएगा 12,800 रुपीज़ हमारा आ जाएगा डेप्रिसिएशन। अगर ये हमारा नॉर्मल क्वेश्चन होता तो यहाँ पे हम बैलेंस CD निकाल लेते, इसमें से इसको माइनस करते और अकाउंट को टोटल कर लेते, तो जो भी होता वो हमारा बैलेंस कैरी डाउन निकल आता। बट इस ईयर में क्या हुआ कि जो हमारा एक्स है, यानी कि बायर है, हायर परचेजर है, उसने डिफ़ॉल्ट किया और इंस्टॉलमेंट्स पे नहीं की, और इंस्टॉलमेंट्स ना पे करने की वजह से जो सेलर है, डॉल्फिया कंपनी है, उसने आके 3 गुड्स को वापस ले गई और 2 गुड्स उसने उसके पास छोड़ दिए। तो 3 जब वो टेलीविज़न सेट वापस लेके जा रही है तो डेफिनेटली किसी वैल्यू पे लेके जाएगी। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें वैल्यू निकालना होता है कि हमारे टेलीविज़न सेट का वैल्यू कितना था एज पर द बायर, और उसे वेंडर कितनी वैल्यू पे लेके जा रहा है। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे एक वर्किंग नोट प्रिपेयर करेंगे, और वर्किंग नोट के अंदर कैलकुलेशन करेंगे कि वैल्यू ऑफ द गुड्स रिपोसेस्ड। तो यहाँ पे हम लिखेंगे वैल्यू ऑफ गुड्स रिपोसेस्ड। तो देखिए एज पर बायर लिख देती हूँ मैं यहाँ पे कि बायर के अकॉर्डिंग कितना कैश प्राइस था। अब देखिए 3 एसेट वो लेके जा रहा है, तो एक का 20,000 रुपीज़ था, तो वो 3 लेके जा रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग 60,000 रुपीज़ का उनका कैश प्राइस था, जिसमें से उसने डेप्रिसिएशन चार्ज किया 20% WDV। तो 20% WDV लगाएगा तो कितना हो जाएगा? 12,000 रुपीज़। तो एसेट का वैल्यू कितना बच गया? 48,000 रुपीज़ बच गया। कौन सी डेट में? एज ऑन 1 जनवरी 2019। अब 2019 में उसकी बुक की वैल्यू बच रही है 48,000 रुपीज़। अब अगेन वो डेप्रिसिएशन लगाएगा 20% ऑन WDV। 48,000 का फिर से WDV लगाएगा, तो इसका आ जाएगा 9,600 रुपीज़। तो 9,600 रुपीज़ का डेप्रिसिएशन उसने चार्ज किया 20%, और अब उसकी वैल्यू बच जाती है 38,400 रुपीज़ की। अब फिर से वो डेप्रिसिएशन इसके ऊपर चार्ज करेगा, क्योंकि थर्ड ईयर है, तो फिर से उसने 20% WDV के अकॉर्डिंग डेप्रिसिएशन चार्ज किया, और ये आता है 7680। अब 7680 को माइनस करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 30,720। यानी कि अगर बायर अपनी बुक्स के अकॉर्डिंग देखे तो उसने 3 एसेट्स को यूज़ किया, और 3 एसेट्स को 3 साल तक यूज़ करने के बाद उसकी बुक्स में जो वैल्यू बचती है वो बचती है 30,720 रुपीज़। अब एक्स ये कहेगा कि सर आपको एसेट लेके जानी आप ले जाओ,
मेरे अकॉर्डिंग जो वैल्यू है वो है 30,720 रुपीज़ की। तो आप जो भी आपका अमाउंट ड्यू है उसमें से 30,720 माइनस कर लो, बाकी की इंस्टॉलमेंट्स मैं पे करता रहूँगा। फॉर एग्जाम्पल अगर 1,00,000 रुपीज़ पे करना है मुझे, तो आप उसमें से 30,720 की एसेट ले जाओ, बाकी का जो रेजिड्यू अमाउंट होगा वो मैं पे करता रहूँगा इंस्टॉलमेंट्स में। तो आप मेरे टोटल आउटस्टैंडिंग में से ये वाला अमाउंट माइनस कर दो, क्योंकि ये वाली एसेट्स तो आप लेके जा रहे हो, और बचा हुआ अमाउंट मैं इंस्टॉलमेंट्स में पे करता रहूँगा। बट यहाँ पे क्या होता है कि जो सेलर होता है, हायर वेंडर होता है, वो इस रेट ऑफ डेप्रिसिएशन को नहीं मानता। वो कहता है ये तो तुम्हारा मेथड है डेप्रिसिएशन चार्ज करने का, मैं तो नहीं मानता 20%। हो सकता है तुम्हारा मतलब क्या है, तुम कभी 10% चार्ज करो, 15% चार्ज करो, 2% चार्ज करो, 1% चार्ज करो, तो मैं तुम्हारे अकॉर्डिंग थोड़ी ना बुक्स में वैल्यू लगाऊंगा, तो मैं अपने हिसाब से वैल्यू लगाऊंगा। और क्वेश्चन ने हमें बोला था कि जो हायर वेंडर है वो 30% के अकॉर्डिंग एसेट को लेके जा रहा है। तो अब हम वैल्यू निकालते हैं गुड्स रिपोजेस्ड की एज पर हायर वेंडर। तो हायर वेंडर की अकॉर्डिंग हम वैल्यू निकालेंगे। तो कैश प्राइस कितना था, 60,000 रुपीज़ था, वही 20,000 इंटू 3 60,000 रुपीज़ था। उसके ऊपर उसने कहा मैं 30% कैलकुलेट करूंगा WDV के अकॉर्डिंग। तो WDV के अकॉर्डिंग 30% निकालेंगे तो आएगा 18,000 रुपीज़। फिर इसकी वैल्यू बच जाएगी 42,000 रुपीज़। फिर अगेन वो 30% इसके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे तो आ जाएगा 12,600 रुपीज़। फिर हमारे पास वैल्यू बच जाएगा 29,400। फिर से इसके ऊपर थर्ड ईयर का डेप्रिसिएशन चार्ज करेगा 30%, और इसके ऊपर डेप्रिसिएशन आ जाएगा 8,820। तो इसका जो वैल्यू बचेगा वो बचेगा 20,580 रुपीज़। तो यानी कि ये वैल्यू है जो हायर वेंडर कहता है कि मैं इस वैल्यू पे बुक को एसेट को लेके जाऊंगा, ना कि तुम्हारी वैल्यू पे। सो दिस इज़ द वैल्यू ऑफ द एसेट जिसके ऊपर सेलर अपनी एसेट को वापस लेके जा रहा है। तो जो भी आउटस्टैंडिंग अमाउंट बायर को पे करना है वो क्या करेगा, जैसे 1,00,000 रुपये पे करना है तो 1,00,000 रुपये में से वो इसको माइनस कर देगा, और जो भी बैलेंस रह गया वो हम इंस्टॉलमेंट्स में पे करते रहेंगे। तो हमें क्वेश्चन में क्या निकालना होता है, वैल्यू ऑफ द गुड्स रिपोजेस्ड। तो एज पर द बायर और एज पर द सेलर क्या क्या हमारी गुड्स रिपोजेस्ड की वैल्यू है। तो देखिए सेलर ने बोला कि मैं इस पे लेके जा रहा हूँ गुड्स को, तो इसको हम अपने टेलीविज़न अकाउंट से हम इसको माइनस कर देंगे। तो क्योंकि हमारी एसेट जो है वो चली जाएगी, और एसेट जब हमारी कम होती है तो क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड होती है, तो हम क्या नाम लिख लेंगे, डल्फिया टेलीविज़न कंपनी अकाउंट, क्योंकि वो गुड्स वापस लेके जा रही है। और कौन सी वैल्यू पे लेके जा रही है, 20,580। तो यहाँ पे आ जाएगा 20,580। अब हम निकालेंगे इसका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो क्योंकि हमें प्रॉफिट या लॉस हो रहा है, तो देखिए हमारे अकॉर्डिंग वैल्यू था ये वाला, बट वो लेके जा रहा है इस वैल्यू के ऊपर, तो हमें लॉस हो रहा है। तो लॉस कितना हो रहा है, 30,720 हमने वैल्यू लगाई थी, बट उसने वैल्यू कितना लगाया, 20,580। तो इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो हमें हमारा लॉस मिल जाएगा 10,140 रुपीज़ का हमारे पास लॉस आ रहा है। यानी कि ये हमारा डेप्रिसिएशन था, इस वैल्यू पे वो लेके जा रहा है, और ये हमारा लॉस हो जाएगा। अब दोनों साइड के अकाउंट्स को हम क्लोज कर देंगे। तो टोटल यहाँ पे 64,000 है, यहाँ पे टोटल 64,000 है, तो हमारा बैलेंस कैरिड डाउन जो है वो हमें मिल जाएगा, एंड दिस इज़ द बैलेंसिंग फिगर। तो आप इसमें से इसको टोटल करेंगे तो ये आ जाएगा 20,480 रुपीज़ का हमारा बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन में हमने नया काम क्या किया कि हमने वैल्यू ऑफ गुड रिपोजेस निकाला कि जो गुड्स वापस लेके जा रहे हैं उनका वैल्यू क्या है एज पर द बायर और एज पर द हायर वेंडर। तो एज पर द बायर जो वो डेप्रिसिएशन चार्ज करता है उसके अकॉर्डिंग निकालना है, एज पर द हायर वेंडर जो वो निकालता है उसके अकॉर्डिंग निकालना है। जिस वैल्यू पे वो लेके जा रहा है वो यहाँ पे क्रेडिट हो जाएगा, और जो हमारा लॉस बच रहा है तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो हमारा जो लॉस होगा वो हमारा P&L में ट्रांसफ़र हो जाएगा, और बाकी का हमारा बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी। तो इस तरीके से हमने मशीन अकाउंट प्रिपेयर किया है, सॉरी टेलीविज़न अकाउंट प्रिपेयर किया है। अब हम करेंगे हायर वेंडर का अकाउंट प्रिपेयर। अब देखिए मैंने हायर वेंडर का अकाउंट प्रिपेयर कर लिया है। तो हायर वेंडर का नाम है डॉल्फिया टेलीविज़न कंपनी लिमिटेड अकाउंट, एंड दिस अ डेट पर्टिकुलर अमाउंट। तो ये हमारे लिए लाइबिलिटी है क्योंकि हमें पेमेंट करना है। तो लाइबिलिटी इंक्रीज होती है तो क्रेडिट साइड पे होगा, और डिक्रीज होती है तो डेबिट साइड पे रिकॉर्ड होगा। तो हमारे पास लाइबिलिटी आ रही है, कब आ रही है, 2018 में आ रही है, जब हमने टेलीविज़न सेट खरीदा। तो यहाँ पे लिख देंगे टेलीविज़न ऑन हायर परचेज अकाउंट। तो हमेशा जो एंट्री होती है वो कैश प्राइस से होती है। सो कैश प्राइस इज़ 1,00,000 रुपीज़, एंड सेम डेट पे हमने उसको डाउन पेमेंट किया है। तो 1 जनवरी को हम लिख देंगे यहाँ पे बैंक अकाउंट, एंड डाउन पेमेंट हमारा था 25,000 रुपीज़। ब्रैकेट में आप लिख देंगे डाउन पेमेंट है, तो इट्स अ डाउन पेमेंट 25,000 रुपीज़। उसके बाद पूरे साल हमारी कोई ट्रांजेक्शन नहीं होती, ईयर एंड पे हम अपना इंटरेस्ट को ड्यू करते हैं। तो इंटरेस्ट ऑन
हायर परचेज अकाउंट। कितना इंटरेस्ट था, हमने ऊपर कैलकुलेशंस में किया था, तो इंटरेस्ट था हमारा 7500 रुपीज़ का। तो 7500 रुपीज़ का हम इंटरेस्ट यहाँ पे ड्यू कर देंगे और ईयर एंड पे हम अपनी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट को पे कर देंगे बैंक अकाउंट के थ्रू। और हमें पता है कि हमने जो इंस्टॉलमेंट पे की है वो फिक्स्ड है 30,000 रुपीज़ की। कोई और ट्रांजेक्शन कुछ भी नहीं होता है। अकाउंट्स को क्लोज कर देंगे तो ये आ जाएगा 1,75,000 रुपीज़। यहाँ पे भी 1,75,000 रुपीज़। जो हमारा बैलेंस बच जाएगा वो आ जाएगा बैलेंस कैरी डाउन 52,500 रुपीज़ 31 दिसंबर को। उसके बाद नेक्स्ट ईयर स्टार्ट हो जाएगा हमारा 2019 को 1 जनवरी को हमारा बैलेंस बीडी आ जाएगा। बैलेंस बीडी कितना, जो यहाँ पे बैलेंस सीडी था 52,500 रुपीज़ हमारा बैलेंस बीडी है। पूरे साल हम कोई ट्रांजेक्शन नहीं करते, 31 दिसंबर को हमारा इंटरेस्ट ड्यू हो जाएगा, तो वही इंटरेस्ट ऑन हायर परचेज अकाउंट। कितना, नेक्स्ट इंटरेस्ट हमारा कितना था, 5250 का इंटरेस्ट था, तो वही मैं यहाँ पे लिख दूंगी 5250 का इंटरेस्ट। और ईयर एंड पे हम उसकी पेमेंट कर देंगे। सो 31 दिसंबर को बैंक अकाउंट सेम 30,000 रुपीज़, क्योंकि फिक्स इंस्टॉलमेंट्स हमें पे करनी है। उसके बाद कोई ट्रांजेक्शन हमने उस साल में नहीं किया, अकाउंट्स को क्लोज कर देंगे, तो यह आ जाएगा 57,750 एंड 57,750। और हमारा बैलेंस कैरी डाउन आ जाएगा सेम डेट पर 27,750 का। इसके बाद हमारा 2020 ईयर स्टार्ट हो जाएगा, जिसमें हम 1 जनवरी को फिर से बैलेंस उठा लेंगे। तो बैलेंस बीडी आ जाएगा यही वाला सेम 27,750 का। इसके बाद पूरे साल हमने कोई ट्रांजेक्शन नहीं की। 31 दिसंबर को हमारा इंटरेस्ट ऑन हायर परचेज अकाउंट, इंटरेस्ट को ड्यू करेंगे और इंटरेस्ट था हमारा 2250 जो हमने बैलेंस करके निकाला था, तो 2250 आ गया। अब यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे हमारे पास पेमेंट करने के लिए पैसे नहीं थे, तो हमने उसके अकाउंट को सेटल किया। और जब अपने हायर परचेज अकाउंट प्रिपेयर किया था, अब यहाँ पे देखेंगे तो उसने अकाउंट्स को कितने में सेटल किया था, 20580 में। तो ये अकाउंट सेटल करने का हमारा अमाउंट है, तो इसको हम यहाँ पे लिख देंगे कि वो कितने पे ले गया, 20580 पे। और किस नाम से आ जाएगा, 31 दिसंबर को टेलीविजन ऑन हायर परचेज अकाउंट। तो ये अमाउंट हमारा उसने सेटल कर दिया। और जो भी हमारा बैलेंस रह जाएगा वो हमारा बैलेंसिंग फिगर है, जिसको हमें अभी पे करना है। सो 30,000 रुपीज़ एंड 30,000 रुपीज़, और जो भी अमाउंट है वो हमारा हो जाएगा बैलेंस कैरी डाउन, जो आएगा 9420 रुपीज़। तो यानी कि इस तरीके से आपने इसका वेंडर का अकाउंट प्रिपेयर करना है। और आप देख सकते हो कि ना तो हमारा वेंडर का अकाउंट क्लोज हुआ, क्योंकि अभी हमारे पास 2 एसेट्स हैं, तो 2 टेलीविज़न सेट्स का भी हमें पेमेंट करना है, तो इसलिए ना तो ये अकाउंट हमारा क्लोज होगा और ना ही हमारा अभी टेलीविज़न सेट का अकाउंट क्लोज हुआ है, क्योंकि अभी हमारे पास 2 एसेट्स हैं। तो इसलिए ना तो आपका ये अकाउंट क्लोज होगा और ना ही हमारे पास हमारा वेंडर का अकाउंट क्लोज होगा। तो फुल रिपोजिशन और पार्शियल रिपोजिशन में यही मेन डिफरेंस है कि वहाँ पे हमारे दोनों अकाउंट्स क्लोज हो जाते हैं, एसेट का भी और वेंडर का भी। बट पार्शियल रिपोजिशन में ना तो हमारी सारी एसेट्स गई हैं, इसलिए एसेट अकाउंट भी ओपन रहेगा, और हमें वेंडर को भी पेमेंट करना है, कम पेमेंट करना है लेकिन करना है, तो इसलिए वेंडर अकाउंट भी ओपन रहेगा। तो ये था हमारा वेंडर अकाउंट। अब हम करना है इन द बुक्स ऑफ द हायर वेंडर। तो अब हमें हायर वेंडर की बुक्स में हायर परचेजर का अकाउंट प्रिपेयर करना है। तो सेम फॉर्मेट है, तो यहाँ पे जो भी आपने आइटम्स क्रेडिट पे लिखी हैं वो डेबिट में चली जाएंगी, और डेबिट वाली आइटम्स क्रेडिट पे रिकॉर्ड हो जाएंगी, और ऊपर नाम आ जाएगा एक्स अकाउंट। देखिए मैंने अकाउंट को प्रिपेयर कर ही दिया है। तो इन द बुक्स ऑफ द हायर वेंडर, तो कौन था, इन द बुक्स ऑफ द डॉल्फिन लिमिटेड, और उसके बुक्स में हम कौन सा अकाउंट बनाएंगे, एक्स का अकाउंट बनाएंगे, क्योंकि जो हमारा हायर परचेजर है, डेबिट क्रेडिट। और क्योंकि हमारे लिए डेटर है, इससे हमें पेमेंट मिलने वाली है, तो इंक्रीज होगा तो क्रेडिट डेबिट साइड पे होगा, और डिक्रीज होगा तो क्रेडिट साइड पे होगा। तो हमें पता है कि हमारे पास डेटर आया था, क्यों आया था, 1 जनवरी को आया था 2018 में, जब हमने सेल किया था। तो यहाँ पे लिख देंगे हायर सेल्स अकाउंट, या सेल्स ऑन हायर परचेज भी लिख सकते हैं, 1 लाख रुपीज़ का, तो 1 लाख रुपीज़ आ जाएगा। और सेम डेट के ऊपर क्योंकि हमने उसको डाउन पेमेंट कर दिया, तो यहाँ पे आ जाएगा बैंक अकाउंट विद इन ब्रैकेट्स डाउन पेमेंट, और डाउन पेमेंट क्या था हमने 25,000 रुपीज़ का। उसके बाद पूरे साल कोई ट्रांजेक्शन नहीं करते, तो 31 दिसंबर को हमें इंटरेस्ट मिलना है, तो यहाँ पे लिख देंगे इंटरेस्ट ऑन हायर परचेज अकाउंट। कितना इंटरेस्ट मिलेगा, 7500 रुपीज़ का, और ईयर एंड पे हम उसकी इंस्टॉलमेंट पे कर देंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा बैंक अकाउंट
इंस्टॉलमेंट पे करेंगे हम 30,000 रुपीज़ की। तो 30,000 रुपीज़ की इंस्टॉलमेंट पे करने के बाद हम अपने अकाउंट्स को क्लोज कर देंगे, जो कि टोटल आ जाएगा 107500 एंड 107500। तो यहाँ पे हमारे पास बैलेंस कैरी डाउन कितना आ जाएगा 52500। इसके बाद नेक्स्ट ईयर आ जाएगा 2019। तो 2019 को 1 जनवरी को हम अपना बैलेंस BD उतार लेंगे। कितना था 52500। पूरे साल हम कोई ट्रांजेक्शन नहीं करते, तो 31 दिसंबर को इंटरेस्ट हमारे पास आ जाएगा। तो इंटरेस्ट ऑन हायर परचेज अकाउंट, सेकेंड ईयर में इंटरेस्ट कितना था 5250, 10% था इसका। पूरे साल कोई ट्रांजेक्शन नहीं किया, 31 दिसंबर को हम इसकी पेमेंट कर देंगे इंस्टॉलमेंट की। तो बैंक अकाउंट 30,000 रुपीज़ जो हमने पेमेंट कर दिया है, अकाउंट्स को क्लोज कर देंगे। ये आ जाएगा 57750, 57750। इसमें से इसको लेस कर देंगे तो बैलेंस CD हमारे मिल जाएगा, एंड बैलेंस CD आ जाएगा हमारे पास 27,750 रुपीज़ का। उसके बाद नेक्स्ट ईयर आ जाएगा। नेक्स्ट ईयर में फिर से हम बैलेंस BD उतार लेते हैं। बैलेंस BD कितना है 27,750 रुपीज़ का। 31 दिसंबर को इंटरेस्ट ड्यू कर देंगे। तो इंटरेस्ट ऑन हायर परचेज अकाउंट, कितना इंटरेस्ट था लास्ट में हमारे पास 2250 का इंटरेस्ट था। उसके बाद 31 दिसंबर आ गया। अब अगर हमने पेमेंट की होती तो यहाँ पे बैंक अकाउंट के नाम से एंट्री कर देते, बट क्योंकि हमने पेमेंट नहीं किया तो जो हमारा हायर वेंडर है वो गुड्स उठा के वापस ले गया, तो वो अपने अकाउंट में क्या एंट्री कर देगा, गुड्स रिपोजेस्ड अकाउंट। तो यहाँ पे वो एक नया अकाउंट खोलेगा अपनी बुक्स में जिसका नाम है गुड्स रिपोजेस्ड अकाउंट, क्योंकि अब उसके पास क्या आ गया, एक ऐसा गुड आ गया जो कि सेकेंड हैंड कहा जाएगा। तो इट्स अ गुड्स रिपोजेस्ड अकाउंट। और कितनी वैल्यू पे वो लेके आया 20580 पे वो लेके आया। तो 20580 अकाउंट्स को क्लोज कर देंगे। टोटल आ जाएगा 30,000 रुपीज़, यहाँ पे भी 30,000 रुपीज़, और जो बैलेंस रह गया वो हमारा हो जाएगा बैलेंस कैरी डाउन, जो हमें अपने हायर परचेजर से अभी लेना है। तो इस क्वेश्चन में लास्ट में यहाँ पे क्या डिफरेंस था कि यहाँ पे गुड्स रिपोजेस्ड अकाउंट, हायर वेंडर की बुक्स में एक नया अकाउंट ओपन हो जाएगा गुड रिपोजेस्ड, और जो हायर परचेजर था उसके यहाँ पे हमने डाला था टेलीविजन ऑन हायर परचेज अकाउंट। तो यहाँ पे दो ही चीज़ों में डिफरेंस है। पहले में क्या डिफरेंस था कि वो एसेट का नाम लिखता है जबकि ये अपनी बुक्स में सेल्स का नाम लिखता है। सेकेंड डिफरेंस कहाँ पे आया कि यहाँ पे वो एसेट का नाम लिखता है जबकि ये अपनी बुक्स में नया अकाउंट ओपन करेगा गुड्स रिपोजेस्ड अकाउंट। तो चलिए अब गुड रिपोजेस्ड अकाउंट को भी बना लेते हैं। ये लास्ट वीडियो में भी हमने सीखा था, तो आज हम इसको गुड रिपोजेस्ड अकाउंट कैसे बनाते हैं वो भी देखते हैं। अब हम करेंगे हमारा लास्ट अकाउंट प्रिपेयर, जो है गुड्स रिपोजेस्ड अकाउंट। और ये अकाउंट हमने लास्ट वीडियो में भी सीखा था कैसे बनाते हैं। गुड रिपोजेस्ड अकाउंट है जो हमने गुड्स को रिपोजेस्ट किया है अपने हायर परचेजर से। तो जब ये इंक्रीज होगा तो डेबिट साइड पे रिकॉर्ड होगा, और जब ये सेल या इस पर डेप्रिसिएशन लगेगा तो ये क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड होगा। तो देखिए हमारे पास गुड रिपोजेस्ट आ रहा है, कौन सी डेट को आ रहा है 31 दिसंबर 2020, जब हमारे जो गुड्स है, जो इंस्टॉलमेंट थी हमारे हायर परचेजर ने नहीं पे की। तो ये कौन से अकाउंट से आ रही है, एक्स अकाउंट से, क्योंकि एक्स ने हमारी इंस्टॉलमेंट्स नहीं पे की। तो हमने कितने अमाउंट पे उनको गुड्स को रिपोजेस्ट किया 20,580 पे रिपोजेस्ट किया। सेम डेट पर ही हमने उसके ऊपर 5,000 रुपीज़ के रिपेयर्स के एक्सपेंसेस लगाए। तो बैंक अकाउंट आ जाएगा 5,000 रुपीज़ जो हमारे एक्सपेंसेस है, और सेम डेट पर ही हमने उसको सेल कर दिया। तो यहाँ पे आ जाएगा बैंक अकाउंट, विद इन ब्रैकेट्स आप लिख देंगे सेल, और कितने पे हमने सेल किया 30,000 रुपीज़ पे। तो दोनों साइड्स को क्लोज कर देंगे अकाउंट को, क्योंकि हमारी क्रेडिट साइड ज़्यादा है। तो ये यहाँ पे आ जाएगा 30,000 एंड यहाँ पे आ जाएगा 30,000। तो बैलेंस यहाँ पे बच रहा है 4420। तो ये क्या हो गया, हमारा प्रॉफिट हो गया है, जिसे हम ट्रांसफ़र कर देंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, और ब्रैकेट में लिख देंगे प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ गुड्स रिपोजेस्ड। तो ये प्रॉफिट है हमारा, जो हमारे गुड्स रिपोजेस्ड हुए थे उसके ऊपर हमें प्रॉफिट हो रहा है। और अगर ये बैलेंस हमारा इस साइड पे आता तो हमारा लॉस होता, जिसे हम अगेन P&L में ही ट्रांसफ़र करते। तो इस तरीके से आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। यहाँ पे मैंने आपसे कहा था बिगिनिंग वाली जो वीडियोस थी कि वेंडर की बुक्स में दो अकाउंट्स बनते हैं, एक तो हमारे हायर परचेजर का यानी कि बायर का, और दूसरा बनता है गुड्स रिपोजेस्ड अकाउंट। तो गुड्स रिपोजेस्ड अकाउंट आपने तभी बनाना है जब आप अपने गुड्स को जो है वो सेल करेंगे, तो ही आपने गुड रिपोजेस्ड अकाउंट बनाना है, अदरवाइज आपने इस अकाउंट को नहीं प्रिपेयर करना। सो दिस वॉज द पार्शियल रिपोजेशन, और डेफिनेटली आपको एग्जाम में पार्शियल रिपोजेशन का क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। तो प्लीज़ इस टॉपिक को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। थैंक यू।